हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग मंत्र। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लर्निंग मंत्र में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5th के बारे में। हमने क्लास 5th का 8 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, 9, 10, 11, 12। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 ये बिछेंद्री पाल के बारे में है। इन्होंने कब ट्रेनिंग ली थी, कहाँ से ट्रेनिंग ली थी, ये सब आज हम जानेंगे। चलिए क्लास 5th का चैप्टर 9, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी उत्तराखंड। पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि पहाड़ पे किस तरीके से कैसे चढ़ना चाहिए। बिछेंद्री पाल ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी। 2 फरवरी 1984 में इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौन थे? ज्ञान सिंह। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था, तो आप इसे नोट कर लेना। और ये पूछा था कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये है उत्तरकाशी उत्तराखंड। करेक्ट, ठीक है। ग्रुप लीडर, बिछेंद्री पाल को ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ठीक है। पूरे ग्रुप से को आगे बढ़ने देना और उनके पीछे पीछे चलना, ठीक है। खाने पीने का इंतजाम करना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, और सदस्य की गलती हो जाने पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ग्रुप लीडर की होती है, ठीक है। उन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। सजा होने पर सजा का भुगतान करने के लिए तैयार रहना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप लीडर की है। अगर कोई भी मिस्टेक कोई भी करता है, लेकिन उसकी सजा किसे मिलेगी? ग्रुप लीडर को, ठीक। ग्रुप 7 की ये लीडर थी। और ग्रुप 7 में कौन कौन थे? असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इन्हें 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। विटामिन सी और आयरन की गोलियां तथा गरम गरम चॉकलेट इन्हें खाने के रूप में दिया जाता था, खाने के लिए, जिससे एनर्जी बनी रहे, ठीक है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या क्या ले जाना पड़ता है? स्लिंग, पिटोन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, ये सामग्रियां हमें ले जानी होती है। इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इनमें से एक नहीं होगा या एक गलत होगा और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हमने पढ़ ली है, एक बार इसमें से भी देख लेना। ये डिटेल में इसका मैंने शॉर्ट में आगे लिखा हुआ है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो इसमें से देख लेना, ठीक। तो जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, हमें कितने डिग्री के कोण में चलना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनाकर चलते हैं। कमर बिल्कुल सीधी और आगे झुकना नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप ये पॉइंट नोट करना, 90 डिग्री का कोण बनाकर हमें पहाड़ पर चढ़ना चाहिए। वापस उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में क्या कहते हैं? रैपलिंग, ठीक। बिछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक। और इनके गुरु कौन थे? ज्ञान सिंह। ये भारत की पहली थी और वर्ल्ड में 5th वीमन थी, ठीक है। भारत की तो पहली महिला थी और विश्व में की 5वीं थी। इन्होंने 12 साल की एज में इन्होंने चढ़ाई करी, इस चीज़ की वो ट्रेनिंग लेना वो शुरू कर दिया था। और ये 4000 मीटर की हाइट पर चढ़ी थी। ट्रेनिंग इन्होंने कहाँ से ली थी? ये हमने नोट कर लिया था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है? नेपाल में। और माउंटेनरिंग और माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, इसे नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट। माउंट एवरेस्ट क्या है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। तो ये याद रखना कि सागर माथा नेपाल में बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। इन्होंने ट्रेनिंग ली थी नेहरू इंस्टीट्यूट से, ठीक। इनकी टीम में 18 सदस्य थे, जिसमें से 7 महिलाएं थी। टोटल कितने थे? कुल 18 सदस्य थे, 7 महिलाएं थी। 23 मई 1984 में 23 मई 1984 में इन्होंने चढ़ाई करी थी। 1:07 पर ये पहुंची थी। टाइमिंग
नोट कर लेना। और ऊंचाई कितनी थी? 8,900 मीटर। और 43 मिनट तक ये वहाँ पर रुकी थी करीब। ये सब चीज़ जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखी है ये ऊपर ये रहा डिटेल में, एक बार आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। 23 मई 1984 को के दिन 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने अपना कदम रखा था। और इसे नेपाल में क्या बोलते हैं? सागरमाथा। ठीक है, यही चीज़ मैंने वहाँ पे पॉइंट्स में लिख दी है। तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो यहाँ से देख लेना। 43 मिनट तक ये वहाँ पे उस ऊंची चोटी पर रुकी थी। करेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। 90 डिग्री का कोण बनाकर चलते हैं। ठीक है। ये सर्वे कहाँ किया गया है? केवी शालीमार बाग, न्यू दिल्ली में। ठीक। बोलती इमारतें, नेक्स्ट चैप्टर है बोलती इमारतें। गोलकुंडा, गोलकुंडा कहाँ पर है? हैदराबाद में। बुर्ज, दीवार से ज़्यादा ऊंचे हैं। किले के बाहरी दीवार में 87, ये पूछ ली जाती है संख्या, 87 बुर्ज है। मोटी दीवारें होती हैं इनका और लंबा चौड़ा गेट होता है। अच्छा खासा गेट होता था ना पहले के टाइम में सेफ्टी के लिए। 1518 से 1687 कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया था। इस टाइम पीरियड में यहाँ पे किसका राज था? कुतुबशाही सुल्तानों का। गोलकुंडा काकतीय शासक वारंगल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये वारंगल ने बनवाया था। और आखिरी शासक कौन था इसका? एट्थ आखिरी। और ये एट्थ थे अबुल हसन कुतुब शाही। अबुल हसन कुतुब शाही थे। ये 8वें नंबर के अंतिम थे। इसके बाद औरंगजेब ने इस पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। 1200 ईस्वी में ये मिट्टी का बना था तथा छत पर पानी के फुव्वारे लगे थे मिट्टी को नई नमी प्रदान करने के लिए। नक्शे में ये अच्छा क्वेश्चन है। नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दूरी को 110 मीटर बोला जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। करेक्ट। तोपों का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अच्छे एग्जाम्स में भी, क्वालिफाइंग एग्जाम्स में भी, मेन एग्जाम्स में भी। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। 8 महीने तक औरंगजेब व उसकी सेना गोलकुंडा किले के बाहर खड़ी रही थी। और तोप कांसे की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कांसा किस से मिलकर बना होता है? तांबा और टीन से। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेना, बहुत गलती से भी नहीं भूलने ऐसे क्वेश्चन। गोलकुंडा संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। ठीक है। और यहाँ पे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि रखे जाते हैं। ये सुनीता विलियम्स है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। सुनीता विलियम्स जब वो अंतरिक्ष में पहुंच गई थी वहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं ये। खाना हवा में, बाल उड़े हुए। ठीक। चैप्टर 11 सुनीता विलियम्स 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। ये लंबे समय तक रहने वाली ये महिला थी। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में सहायक रही। ठीक है। अंतरिक्ष में बाल खड़े रहते हैं गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण। अंतरिक्ष में हाथ, मुंह पानी के बुलबुलों से कपड़ा गीला करके करते हैं। जैसे अंतरिक्ष में फेस वॉश करना होता है तो वो कैसे करेंगे? वहाँ पे पानी एक जगह इकट्ठा तो होता नहीं है, पानी के भी बुलबुले हवा में उड़ते रहते हैं। तो वो उसको एक ऐसे पानी का वो लेते हैं और उसमें एक कपड़ा गीला कर लेते हैं अपना, उसी से अपना फेस साफ कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, ग्रेविटी की कमी होती है और जिससे सब चीज़ हवा में ही होती है। इन्होंने उड़ान भरी 9 दिसंबर 2006 को। अरे पाँव टिकते नहीं, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज दिखाई थी ये वहाँ पर सेव सब डेट मेंशन है, उसमें ब्लर हो रहा होगा। 11 दिसंबर 2006 खाना खाने का चित्र। 11 दिसंबर 2006 बाल खड़े करते हुए भी ना करें परेशान। ये कहते हैं कि मुझे कभी बाल काटने पड़ते ही नहीं थे वहाँ पे। 13 दिसंबर 2006 इन्होंने इसकी इमेज दिखाई थी। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में 16 दिसंबर 2006। ठीक है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। कितनी दूरी पे? पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पे। ये पॉइंट अच्छे से नोट करना।
चांद से जुड़े त्योहार करवा चौथ और ईद, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी नोट करना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969, ये बहुत पूछ लिया जाता है। 1969 में चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता जब 5 वर्ष की थी, इनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये सोचा था कि मेरे को बनना है। सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष के कुछ मज़ेदार बातें आप पढ़ लेना। ये मैंने लिख दिया है सभी। पानी एक जगह टिकता नहीं है, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता पाता है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुले को पकड़ के कपड़ा गीला करके हाथ मुंह साफ करते हैं। ठीक है। बाल खड़े के खड़े रहते हैं, टिकते नहीं हैं, ये सब चीज़ें ही हैं। एक जगह टिककर तो बैठ नहीं सकते, दूसरी जगह तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह हम तैरते हुए पहुंचते हैं। मुंह धोने के लिए पानी के बुलबुलों का यूज़ करते हैं, कपड़ा गीला करके मुंह धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं। वो स्टार्टिंग से ही जब वो छोटी थी तो वो गोताखोर बनना चाहती थी, किंतु बनी वो हेलीकॉप्टर पायलट। तो वो स्टार्टिंग से ही हेलीकॉप्टर पायलट नहीं बनना चाहती थी, गोताखोर बनना चाहती थी। अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला थी जो सब इतने लंबे समय तक रही थी। उनसे वो स्कूल्स में सर्वे करती हैं तो बच्चे उनसे पूछते हैं आगे आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलती हैं कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। गोताखोर बनना चाहती थी, हेलीकॉप्टर पायलट बनी। बच्चों के द्वारा क्वेश्चंस करने पे कि अब आगे क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं टीचर बनना चाहूँगी। ठीक, तो ये भी आप नोट कर लेना, ये मैंने पॉइंट आपको एडिशनल बता दिया है। उल्का पिंड, टूटता तारा, वह जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। ठीक है। अर्जेंटीना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोग गुरुत्वाकर्षण के कारण भारत के लोगों से उल्टे होते हैं। ठीक है। ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील के लोग, ये पॉइंट नोट करना। चैप्टर 12 ख़त्म हो जाए तो, इसका नाम है अडालज की बावड़ी। ये अहमदाबाद से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक। हमारे देश के 2/3 लोग ईंधन के रूप में किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो खाना और हाथ सेकना, कुछ भी चीज़ें होती हैं वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं भारत के 2/3 लोग। ये एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है। बुक में तेल शब्द का प्रयोग किस किस चीज़ के लिए किया गया? पेट्रोल, इंजन, डीजल, खनिज तेल। निकाला गया तेल कैसा होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसे साफ करने के लिए कहाँ भेजा जाता है? रिफाइनरी में भेजा जाता है। इस तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। काला सोना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। काला सोना या तरल सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और कच्चे तेल को बोला जाता है। करेक्ट। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट कर लेना। पेट्रोलियम या तेल के शोधन द्वारा निष्कर्षण के बाद हमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इंजन तेल और हवाई जहाज के ईंधन में मिलता है। मतलब इन पेट्रोल तेल का जब शोधन कर लेते हैं, इस तेल का किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, ये सब है। ठीक, ये इस इमेज में भी देख लेते हैं। मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ पर? ड्राइक्लीन, रोशनी भी हम लैंप जलाते हैं तो तेल की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल, डीजल, वायुयान ईंधन के रूप में, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मशीनों में भी यूज़ करते हैं। और ये पॉइंट अच्छा है, प्लास्टिक और रंग रोगन में भी यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसी में से कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे आपसे और पूछ लिया जाएगा कि तेल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप एक बार इन्हें देख लेना। अगर आप ईवीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 30 आउट ऑफ 30 भी लाना चाहते हैं, तो कोई पॉसिबल है ये चीज़। ईवीएस अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, इधर उधर क्वेश्चंस स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस ना लगाओ, पहले एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ लें एक बार, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पुटअप करें, अच्छे आपका स्कोर बन जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस यही है, एक बार आप प्लीज़ एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ें। ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई थी, ये उसी का है। आप इसे एक बार इसे भी देख लेना।
डिटेल में मैंने इमेजेस भी लगा दिए हैं, इसलिए आपको हेल्प हो जाएगी कि एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया हुआ है। आपको ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल आपने एनसीईआरटी ही पढ़ ली है। एक भी पॉइंट आपका ये नोट्स पढ़ने के बाद ऐसा नहीं बचेगा कि एनसीईआरटी की बुक से आपका कोई पॉइंट बच जाए। आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे हेल्प करेंगे ये नोट। तो अच्छे से पढ़ना ये नोट, 2-3 बार इन्हें ही रिवाइज कर लेना, आपका होपफुली स्कोर अच्छा रहेगा ईवीएस में। सो गाइस, अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाना। सो चलिए, इससे आगे हम आगे के चैप्टर्स भी कंप्लीट ऐसे ही लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।